हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है। ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। देखो, होता ही है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई भी अच्छी चीज़ बोलूँ, आप अगर एक इंटर्नशिप करोगे तो आपको 500 रुपये मिलेगा। तो इंसान सोचता है यार 500 रुपये तो बहुत छोटी चीज़ है, क्या बात कर रहे हो? आप उतने ज़्यादा खुश नहीं होगे पैसे मिलने को लेके भी। फॉर एग्जांपल अगर लेजर से आपने अभी एक कपड़े बदले, उसके अंदर आपने जेब में हाथ डाला, अपने पॉकेट में हाथ डाला और अचानक पॉकेट में आपको 500 रुपीज़ मिल जाता है। So you will get happy, you will be happy and you'll keep it somewhere and you'll save it or you'll spend it whatever it is until and unless लाइफ का कोई बहुत बुरा टाइम चल रहा है जहाँ पे अचानक से पैसे मिल जाए तो बात अलग है। लेकिन ऐसा समझिए कि आप नीचे गए थे, अभी आप ऊपर आ रहे थे वापस, और आते से जैसे ही आपने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो आपको रियलाइज हुआ यार मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अब आप वापस जाओगे, पूरे पैसे, पूरा रास्ता ढूंढोगे कि वो पैसे किधर गिर गए। एज ह्यूमंस ना, हम पैसे को पाने के लिए इतना ज़्यादा खुश नहीं होते जितना उसको खोने के लिए दुखी होते हैं, एंड फॉर राइटली रीज़न, क्योंकि अर्न किया हुआ है। अब यही चीज़ जब स्टॉक मार्केट में आती है, पैसे के रिलेटेड, कमाई में आती है, सैलरी में आती है, बिजनेस में आती है, तो इंसान ना हद से ज़्यादा डर जाता है या हद से ज़्यादा रिएक्ट करता है। आज का जो चैप्टर है वो उसी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के ऊपर है कि हम रिएक्ट कैसे करता है। एक होता है ऑप्टिमिज्म और एक होता है पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि आप, ये लोग ऑप्टिमिज्म को थोड़ा गलत तरीके से समझते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है। ऑप्टिमिज्म को अगर सही से समझना है तो व्हाट ऑप्टिमिज्म मीन्स इज, ऑप्टिमिज्म ये नहीं बोल रहा है कि हर कोई अच्छी चीज़ ज़िंदगी में होगी, मैं आराम से बैठे रहूँगा और पैसे आ जाएंगे, ज़िंदगी में सब चंगा हो जाएगा। इसको ऑप्टिमिज्म नहीं बोलते, वो गलत है। ऑप्टिमिज्म ओवरली सेटिस्फाइड होना नहीं होता है कि आराम से जैसी चीज़ें चल रही है, आपको रिस्क इग्नोर करने की ज़रूरत है। ऑप्टिमिज्म उसको नहीं बोलता है। ऑप्टिमिज्म हैप्पी रहने को बोलता है, खुश रहने को बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हो कि चीज़ें जैसी भी चल रही है ज़िंदगी में, चीज़ें अच्छी चलेगी एंड थिंग्स विल बी बेटर। दैट इज़ वॉट ऑप्टिमिज्म इट। तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर व्हेन ऑड्स विल बी, ओवर टाइम ऑड्स विल बी इन योर फेवर। धीरे 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 जैसे ज़िंदगी गुजरती है, ऑड्स आपके फेवर में रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में सेटबैक भी आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में यू विल ऑलवेज बी हैप्पी गो लकी और ज़िंदगी में सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी, ये भी गलत है। ऑप्टिमिज्म ये भी नहीं बोलता। हम ये बोलते हैं कि देखो, ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होने वाली, लेकिन जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे और चलते जाएंगे। सो एवरीथिंग विल नॉट बी परफेक्ट, but we will keep dealing with it, we will keep building, we'll keep getting better and we'll keep improving.
दैट इज़ वॉट ऑप्टिमिज्म सेज। अब ऑप्टिमिज्म अब इसको पैसे से कनेक्ट करता है। तो ऐसा समझिए कि आपके बिजनेस के अंदर आपने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, आप इतना अर्न नहीं कर रहे हो, या आपने अभी अभी इंटर्नशिप शुरू की है, आप उतना अर्न नहीं कर रहे हो, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है और रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आ रहे। ऑप्टिमिज्म क्या बोलता है कि मैं सीखता रहूँगा, मैं पैसे लगाता रहूँगा, मैं समझता रहूँगा, मैं ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लूँगा और धीरे 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 करके मैं सीखूँगा, सीखने के बाद में ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है और हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही पैसा पिक्चर के अंदर आता है, ऑप्टिमिज्म दरवाजे के बाहर चला जाता है और हम एक दूसरी चीज़ पे रिलाई करते हैं जिसका नाम है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब होता है टेंशन की तरफ देखना। क्यों टेंशन की तरफ देखना? क्योंकि ये ज़्यादा स्मार्टर चीज़ है और पूरे चैप्टर में उसने यही समझाने की कोशिश की है। तो अगर अब देखें तो यहाँ पे जो पेसिमिज्म वाला पार्ट है, इसके अंदर पीपल पे मोर अटेंशन, मोर पावर, मोर थॉट एंड टू द इंफॉर्मेशन दैट इज सेइंग अबाउट रिस्क। जब भी रिस्क की बात होती है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है उसको, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि दिस थिंग टू एक्ट लाइक दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज स्मार्ट। Fortunately, unfortunately, that is the case. You think that if I react with caution, and with caution is necessary, but if I am pessimistic, अगर मैं सारी दुनिया भर की जहाँ की गलतियाँ निकाल रहा हूँ, that is somehow smarter. इसलिए लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन को, गुड न्यूज़ को इग्नोर कर देंगे और जो बुरी न्यूज़ है ना, उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे। और ये हर चीज़ में होता है। आप 10 मार्क, आप फॉर एग्जांपल ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप पेपर दे रहे थे और उस पेपर के अंदर आपका रिजल्ट आना चाहिए था 50%, आ गया 60%। और बेटर एग्जांपल 35% आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 35% पे पास हो जाऊंगा। अगर 10% ऊपर बढ़ जाता है ना, तो आप इतना खुश नहीं होंगे, लेकिन 10% अगर नीचे गिर जाता है, अब आपकी दुनिया हिल जाएगी क्योंकि आप फेल हो रहे हो। For that reason maybe we pay more attention to problems. जैसी प्रॉब्लम आई, इंसान इसको ज़्यादा अटेंशन देता है। अब इसको हम लोग स्मार्टर डिसीजन भी बोलते हैं, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली ज़्यादा कैप्टिवेटिंग हो सकते हो। आपको ये इंटेलेक्चुअली ज़्यादा अपीलिंग या ज़्यादा सोचने का बेहतर तरीका लगता है, जहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं ना कि इंसान हर चीज़ पे फूक फूक के कदम रखता है या सोच समझ के चलता है। इसको आप ये मान सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, एक चीज़ है जिसे बोला जाता है द नेगेटिविटी बायस। आपको कभी भी जब आप डिसीजन ले, तो आपको डिसीजन किस पे लेना है? करेक्ट इन्फॉर्मेशन पे, कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सही जा रहा है, गलत जा रहा है, मैं इसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन लूँगा। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? बिकॉज ऑफ पेसिमिज्म, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको एक स्टेप करना चाहिए, जब नीचे जा रहा है तो एक स्टेप करना चाहिए। करेक्ट। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही ऊपर जाने लगा आपने एक ही स्टेप लिया, लेकिन जैसे ही नीचे जाने लगा आप पेसिमिस्टिक बन गए, अब आप हिल गए, अब आप ज़्यादा अननेसेसरी हर बढ़ा के एक्शन ले रहे हो। पेसिमिज्म जो आपको एक आईना देता है जिसके हिसाब से आप दुनिया को देख रहे हो, या एक चश्मा देता है जिसके हिसाब से आप दुनिया को देख रहे हो, गलत है। क्योंकि कई ऐसे प्रेडिक्शन हुए जिसके हिसाब से दुनिया चली ही नहीं। आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो या बिजनेस डालते हो, तो दुनिया किस हिसाब से चलेगी, आपका बिजनेस किस हिसाब से चलेगा? जिस हिसाब से एक्चुअल डेटा है आपके पास, जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, उस हिसाब से आपका बिजनेस चलेगा, उस हिसाब से आपका पैसा बनेगा। आपका पैसा इस हिसाब से नहीं बनने वाला कि आप क्या सोच रहे हो। पर पेसिमिज्म के साथ में आप सही से सोच नहीं पाते। एक टाइम पे एक रशियन प्रोफेसर ने अमेरिका का क्या हाल होगा, ओके, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर प्रिंट हुई थी इन्फॉर्मेशन। तो ये कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इनका ऐसा मानना था कि अमेरिका के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और कैलिफोर्निया का रिपब्लिक बन के वो अलग हो जाएगा, टेक्सास का रिपब्लिक अलग हो जाएगा जो मैक्सिको के साथ चला जाएगा, ठीक है, अटलांटिक अमेरिका एक अलग हिस्सा बन जाएगा, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका एक अलग हिस्सा बन जाएगा, अलास्का अलग हो जाएगा, हवाई अलग हो जाएगा। मतलब देश की हालत इतनी बुरी थी कि लोगों को लगा कि सारे टुकड़े टुकड़े होके जैसे अलग ये देश बन जाने वाले और अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। और ये किसी ने सिर्फ सोचा समझा नहीं था, ये ऐसा नहीं था कि किसी रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में लिख दिया, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर प्रिंट हुआ था। इसलिए क्योंकि लोग डरते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मानी जाती है। अब उस टाइम पे अगर किसी भी इंसान ने अपना घर बेच दिया हो उस स्टेट में,
या उस जगह से निकल गया हो या अपने स्टॉक बेच दिए हो, तो उसका तो लॉस हो गया ना, क्योंकि उसने एक इन्फॉर्मेशन लिया, पहले तो एक डरावनी इन्फॉर्मेशन थी, पेसिमिस्टिज्म ने उसको क्या किया, ऐसे इन्फॉर्मेशन दे के और हैवी बना दिया, और फिर उसके ऊपर किसी ने रिएक्ट किया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस चैप्टर के अंदर हमको ये समझाया जा रहा है कि हमको अननेसेसरीली रिएक्ट नहीं करना है। 1946 के अराउंड जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ था, तो जापान बेसिकली रास्ते पे आ गया था। जापान के पास कुछ नहीं था, फेमाइन थे, बेसिकली लोग भूखे मर रहे थे जापान में, और इतने ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई थी कि फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ पता नहीं होता। अब वो टाइम के, मतलब वो टाइम के कुछ फ़ोटो भी है, एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, देख सकते हो। सो व्हाट आई विल डू इज़ यू विल सी द फोटो नाउ। ये हालत थी जापान की, ठीक है। उसके बाद में 75 years लेटर जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स टॉक अबाउट द पेन इन रिकवरी। ये लोग अपनी पेन और रिकवरी के बारे में अब बात कर रहे हैं, ऐसा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब आप सोचो कि अगर उस टाइम पे जब लोग इस हालत से गुजर रहे थे, अगर उस टाइम पे कोई अक्लमंद इंसान आता और ये बोलता कि सुनो जापान, टेंशन मत लो, एक दिन, अभी जापान हमसे इतना आगे है कि हम उनके, इंडिया जापान के कोसों पीछे है बॉस, अपनी टेक्नोलॉजी उनसे 20 साल पीछे है, ठीक है। 1940 के एरिया में जब अपने को इंडिपेंडेंस मिला था, ये लोग अपने से 10, 20, 30 गुना पीछे थे। तो अगर आप उनको बोलते हैं कि आप अमेरिका के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े रहोगे, या आप दूसरे बिजनेसेस के लेवल पे रहोगे, या आप बहुत अच्छे से डील करोगे, तो क्या वो लोग इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। सामने वाला आपको बेवकूफ़ बोलता। क्यों? क्योंकि लोग पेसिमिज्म से डील कर रहे थे। तो अगर आप इनकी ग्रोथ का चार्ट अब देखें, ओके, दिस इज़ वेयर बेसिकली जापान वॉज। लेकिन अब अगर आप उनका चार्ट देखें कि इन्होंने कैसी रिकवरी की है, तो 1780s में जापान की हालत देखो, ओके, वो नीचे था, अमेरिका और ब्रिटेन से तो 10 बहुत नीचे है यार। और 1940s में दे अगेन हिट अ वेरी बिग लो, जहाँ पे वो ख़त्म हो गए थे। इफ़ यू लुक एट दिस पॉइंट, दिस इज़ 1940s, ओके, वर्ल्ड वॉर का टाइम था ये। लेकिन उसकी ग्रोथ देखो, जापान आज टक्कर दे रहा है उनको। इंडिया कहीं पे यहाँ पे आता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जापान टक्कर दे रहा है उनको। अब अगर आप वो टाइम पे बोलते कि नहीं नहीं बेटा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, सब चलेगा, तो कोई नहीं मानता ना इस बात को। ऑथर वही बोल रहा है। अगर वो टाइम पे किसी ने ऑप्टिमिस्टिक होकर इधर के शेयर के प्राइस में शेयर पे पैसा लगाया होता, तो उसकी प्रॉफिट तो बहुत हो सकती थी। और हो सकता है किसी ने लगाया भी होगा जापान पे और किसी और कंट्री पे, जापान उठ गया, कोई और कंट्री नहीं उठी। लेकिन बात यह है कि शायद आप इतना बड़ा फोरकास्ट नहीं कर पाए, और आपको कोई बोल रहा नहीं है फोरकास्ट करने के लिए, खाली एग्जाम्पल है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक चीज़ नोटिस की थी, और ये बुक के अंदर कोट है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मैन हु होप्स वेल अदर डिस्पेयर। जो भी इंसान ये सोचता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा, उसमें ना ड्रामा नहीं है, उसमें जूस नहीं है, तो लोग उसको इतना सुनते नहीं हैं। लेकिन वो इंसान, बट द मैन हु डिस्पेयर्स व्हेन अदर्स होप इज एडमायर्ड बाय अ लार्ज क्लास ऑफ पर्सन्स एज अ सेज, कि ये इंसान, ये पुरुष बहुत महान है, ये बहुत अक्लमंद है, ये हमें रास्ता दिखाएगा। अब ये चीज़ें सोचने सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन हम इसके बेसिस पे नहीं ले सकते। अब ये क्यों ऐसा लगता है, इसके कुछ रीजंस दिए हुए हैं। पहला, एक होता है लॉस अवर्जन थियरी, जहाँ पे अगर आपको ऐसा बोले कि लॉस होने वाला है, अभी के अभी आपका लॉस होने वाला है, आपकी बॉडी अचानक से एक्टिवेट हो जाएगी, आप ये सोचोगे कैसे भी करके मैं इस लॉस को बचा लूँ, और आप एक्टिवेट हो जाओगे। तो अगर आप बैठे हो अभी और मैं आपको बोलूँ कि बेटा अगर आप फॉर एग्जांपल एक असाइनमेंट करते हो, तो हो सकता है कि 7 दिन के बाद में आपको फर्स्ट रैंक आ जाए। आप बोलोगे सर ठीक है, तो 7 दिन के बाद करना है ना, तो अभी 3-4 दिन रुको, थोड़ा आधा घंटा दो, शाम में करूँगा ब्रेक लेके, ये आपका थॉट प्रोसेस होगा। लेकिन आपको अगर अब भी कोई बोले कि बेटा 1 घंटे में असाइनमेंट कर, नहीं तो फेल हो जाएगा, वो असाइनमेंट आप अब भी के अब भी कर दोगे। लॉस एवर्जन थ्योरी यही बोलता है कि इंसानों को लॉस से निकलना होता है, तो उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टे लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी, सो ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली ज्वाइन द ग्रुप,
और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी, आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है। तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, बाय द वे आई एम ए टीचर ऑफ फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन एंड आई एम ए टीचर। मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्टॉक मार्केट के लॉस को बड़ी चीज़ बताई जाती है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको 500 रुपीज़ का, ज़रा इन नंबर्स को देखो फोटो के अंदर। 14.48%, 78.17%, सॉरी 4.48%, 8.17%, 7.70%, 6.50%। इसका लॉस है और आपको ये लॉस बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन अगर इतना ही प्रॉफिट हो तो इंसान बोलेगा कि ये तो बिजनेस का काम है ना प्रॉफिट करना, तो हम इस पे इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम इस पे इतना क्यों सोच रहे हैं। कभी भी वी एज ह्यूमंस, ओके, वी थिंक लॉस इज अ वेरी बिग थिंग। सो कभी भी जब लॉस होता है ना तो पैनिक सेट होती है एक इंसान में, पहली चीज़ ये। दूसरा, मनी पैसे की तरह या हेल्थ की तरह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, नो नीड टू फील सैड और एनीथिंग, बट अगर ऐसा समझो कि आपकी फैमिली के अंदर किसी की हेल्थ ख़राब हो जाती है, ओके, मे भी किसी की तबीयत ख़राब हो गई या कोई बड़ी डिजीज़ हो गई जिसका क्योर आपको अभी अगले 2-3 साल में करना है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ रहेगी कि उस इंसान की तबीयत ख़राब हुई है, आपकी तबीयत ख़राब नहीं हुई है। मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है, पापा की तबीयत ख़राब हुई है, भाई की तबीयत ख़राब हुई है, किसी दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई है। फैमिली का एग्जाम्पल मत लो, समझ लो आप ऑफिस में काम करते हो, आपके बॉस की तबीयत ख़राब हो गई, आपका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई और इंसान है, आपकी खुद की तबीयत ख़राब नहीं हुई है। आप बैठे थे, आपको समझ लो यहाँ पे कट आ गया, ओके, आपको बुरा लगेगा, आपके सामने वाला आपके साथ एम्फसाइज करेगा, लेकिन उसको वो दर्द नहीं होगा जो आपको हो रहा है क्योंकि ये हेल्थ है। लेकिन अगर आपके फैमिली में आपके डैड की जॉब चले जाती है या पैसा अटक जाता है, अब सबको उसका झटका लगेगा क्योंकि पैसे से सबका, उस पैसे से सब चलते हैं। डैड के खून से, डैड की हेल्थ से सब नहीं चलते। तो डैड को अगर दर्द हो रहा है तो उनको दर्द हो रहा है, आप एम्पैथाइज करोगे, लेकिन आप वो दर्द फील नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर डैड की सैलरी में कट आता है तो उसका लॉस सब फील करेंगे। वैसे ही फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन, ओके, जब हुआ था तो जो मनी के डिसीजंस थे वो एक डिसीजन था, लेकिन उससे पूरी कंट्री को फ़र्क पड़ा था। वैसे ही अगर रिसेशन आता है, एक सिंपल सा डिसीजन है लेकिन पूरी कंट्री को फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे हम पैसे के लिए इसीलिए ज़्यादा रिएक्ट करते हैं क्योंकि एक छोटू सा डिसीजन है, एक बहुत सिंपल सा डिसीजन है, लेकिन अगर ये डिसीजन लिया गया, ओके, अगर लॉस हल्का सा हो गया तो आपने भी अगर हल्के से सुना कि कोई कंपनी लॉस कर रही है या इंडिया में कोई प्रॉब्लम आने वाला है, सारे के सारे लोग पैनिक करेंगे। ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। आप ना एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं, वो है कि मार्केट अडेप्ट कर लेता है। सो अगर फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी एंटिसिपेशन, लेट्स जस्ट से दैट योर डैड लूजेस हिज जॉब, ओके, आई होप ही नेवर विल्स, ओके, बट लेट्स जस्ट से ही लूजेस, तो जब वो पर्टिकुलर क्षण आएगा ना, जब वो मोमेंट आएगा, तब आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अडेप्ट कर लोगे। मार्केट भी ऐसे ही अडेप्ट कर लेता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं जब भी मार्केट में कोई भी खलाई या कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, सप्लाई डिमांड वापस पुश करता है, चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाती है, एक टाइम के बाद में चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हम इस चीज़ को उतने लॉन्ग टर्म के हिसाब से या उतने पेशेंस से नहीं देखते या नहीं देख सकते। हम क्विकली रिएक्ट करते हैं उस टाइम पे, और जब हम क्विकली ऐसे रिएक्ट करते हैं ना तो हम ये भूल जाते हैं कि चीज़ें अडाप्ट कर लेगी, हम कोई भी एल फैल डिसीजन ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके साथ में और भी रीज़न्स है। एक रीज़न ये है कि प्रोग्रेस स्लो होता है नोटिस करने के लिए।
तो अगर आपको कोई बोले कि आपने पैसा कमाया, फॉर एग्जांपल आपने 30,000 कमाया, ठीक है, 30 डेज़ में। सो ये जो चीज़ है कि मुझे 30,000 मिलने वाला है, खाली इमेजिन करो कि पैसे आने वाले हैं। आपने 1 हफ्ता करके मेहनत कर करके कमाया, तो आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि आज मैंने मेरा 1000 बुक हो गया, कल 1000 बुक हो गया, परसों 1000 बुक हो गया, धीरे 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 अगर मैं आज भी मतलब जॉब के अंदर अगर मैं एडवांस लेने जाऊँ या मैं जॉब छोड़ूँ तो मेरे को 25,000 मिल जाएंगे 25 दिन के बाद। उतनी खुशी एक साथ में या धीरे धीरे नहीं होती है, जो आखिरी दिन होती है जब आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होता है, तब आप खुश होते हो। लेकिन जो प्रोग्रेस हुई इस पैसे को कमाने के लिए, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, उसको आपने नोटिस भी नहीं किया, क्योंकि सक्सेस या प्रोग्रेस दिखती नहीं है, खाली उसका फल दिखता है। लेकिन फेलियर झटके में दिखता है। उसका एक और रीज़न है कि जब भी फेलियर होता है ना, सो वेन एवर फेलियर हैपन्स, ओके, सक्सेस टेक्स टाइम एंड ग्रोथ हैपन्स विद कंपाउंडिंग। धीरे 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 ग्रोथ होती है। बट वेन एवर देर इज फेलियर इट हैपन्स इन अ मोमेंट। झटके में फेलियर हो जाता है। झटके में 30,000 रुपये आप खो सकते हो। बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा, जाएंगे बहुत जल्दी। हो सकता है आप बैग लेके जा रहे थे, बैग कहीं पे गिर गया, आपके 30,000 रुपये झटके में, एक एक्शन में 5 मिनट में ख़त्म हो गए। इस वजह से हम लोग इसको बहुत स्लोली एंटिसिपेट करते हैं। एक और एग्जांपल है बुक के अंदर राइट ब्रदर्स का। राइट ब्रदर्स जिनको नहीं पता होगा, आई बिलीव सबको पता होगा, इन्होंने पहला बेसिकली प्लेन बनाया था। ये लोग फ्लाइट चेक कर रहे थे, ठीक है। अब जब इनके सक्सेसफुल होते थे ना ट्रायल्स, जब प्लेन एक्चुअल में हवा में उड़ भी जाता था, तो लोगों को ऐसा लगता था ये लोग कुछ जादू कर रहे हैं, वो लोग सही से देख नहीं पा रहे, वो लोग सही से समझ नहीं पा रहे। जब राइट ब्रदर्स ने अपनी फ़्लाइट ली, उसके कुछ बहुत ज़्यादा टाइम बाद मीडिया ने एक्चुअल में उसको नोटिस किया था, प्रेस ने नोटिस किया था, गवर्नमेंट ने नोटिस किया था, क्योंकि लोग बोल रहे थे हाँ कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर कोई भी लॉस हो जाए तो हम झटके में एक्सेप्ट कर लेंगे। ये फ़र्क है। अब जब आप इन सारी चीज़ों को समझते हो कि बॉस दुनिया ऐसे काम करती है और आपका दिमाग ऐसा काम करता है, तो आपको ऑथर ये बोल रहा है इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर कि अब कभी भी जब भी प्रॉब्लम्स आए या ज़िंदगी में जो आपका देखने का तरीका है या जिस हिसाब से आप ज़िंदगी को देखते हो, अननेसेसरीली डर के कभी भी रिएक्शन या कभी भी कोई एक्शन मत लो। दैट इज़ ऑल दैट इट इज़ सेइंग, ओके। क्योंकि आप पेसिमिस्ट होके अननेसेसरी एक्शन ले लोगे, लॉस कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट होगा, मैं ये बोल रहा हूँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में हम लोग संभल के चल सकते हैं। दैट इज़ ऑल दैट दिस कॉन्सेप्ट द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज सेइंग अबाउट। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। सी यू टुमारो। बाय।